नमस्कार, मैं वाईडी वाजपेयी आईएएस पाठशाला ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पॉलिटी का जो नेक्स्ट टॉपिक है उस पर चर्चा करेंगे, लोकसभा। इससे पहले हम लोगों ने संसद में राज्यसभा के बारे में पढ़ा और आज हमारा टॉपिक है लोकसभा के बारे में। लोकसभा पर भी बहुत कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं और अब मैं ये आपसे कहना चाहूँगा, इसे फैक्चुअल के साथ साथ बहुत ही कंसेप्चुअल इसे अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पर बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो यहाँ पे आपको भी बताया ही जाएगा। साथ ही साथ जब हम संसद की कार्य प्रक्रिया पढ़ाएंगे तो लोकसभा के बारे में बहुत डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोकसभा की पूरी संरचना के बारे में बात करेंगे, क्या और कैसे है। तो आइए शुरू करते हैं लोकसभा के बारे में। भारतीय संविधान का में जो संसद के बारे में बात की गई है, संसद का एक अंग है हमारा लोकसभा। संसदीय प्रक्रिया में लोकसभा का बहुत महत्वपूर्ण है भूमिका है। लोकसभा संविधान के अनुच्छेद 81 में वर्णित है और इसके बारे में देखेंगे। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को होता है। इसकी पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई थी। लोकसभा के नाम अगर कहे जाए तो लोकसभा को निम्न सदन, लोअर हाउस कहा जाता है। लोकसभा को जनता का सदन, जनता का हाउस कहा जाता है। इसे लोक सदन भी कहते हैं, इसे लोकप्रिय सदन भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए लोक सदन किसे कहेंगे तो लोकसभा को कहा जाता है। आगे देखते हैं यहाँ पे अधिकतम सदस्य संख्या। अगर हम बात करें कि लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है तो वर्तमान समय में अब लोकसभा की अधिकतम मैक्सिमम मेंबर्स की यानी कि अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है, 550। और जो कि इससे पहले 552 थी। लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या पहले कितनी थी, 552। वर्तमान समय में 550 कर दी गई, क्योंकि संविधान में एक अभी संशोधन किया गया। 104वां संविधान संशोधन 2019 में किया गया, 104वां। इस संविधान संशोधन के द्वारा ये व्यवस्था की गई, जो 2 एंग्लो इंडियन होते थे, जो 552 में 2 एंग्लो इंडियन होते थे, अब एंग्लो इंडियन के पद को समाप्त कर दिया गया। अब लोकसभा में एंग्लो इंडियन की सीटें नहीं रहेंगी, तो उन्हें समाप्त कर दिया गया। इसलिए अब सीटें बची हैं 550। इस 550 में अगर आप देखें तो वर्तमान सदस्य संख्या हमारे पास कितनी है, 543। ये मैक्सिमम थी। वर्तमान समय 543 सदस्य संख्या है। इसमें 530 जो राज्य हैं उनसे सदस्य चुन करके आएंगे, जिन्हें हम सांसद कहते हैं, और 13 सदस्य हमारे केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। इसे ध्यान से रखेंगे। 530 भारत के जो राज्य हैं उनसे चुन के आएंगे और 13 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुनकर आएंगे। साथ ही साथ यहाँ पे एक चीज और देखेंगे कि जो लोकसभा की सीटें हैं, इसमें एक संविधान संशोधन किया गया था, 84वां 84 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2001 में कहा गया था। इसमें कहा गया था कि 2026 तक लोकसभा की सीटें यथावत रहेंगी, मतलब 550 ही रहेंगी, अभी इसमें बढ़ेंगी नहीं। 2026 के बाद परिसीमन के बाद इसमें वृद्धि की जा सकती है, कोई जरूरी नहीं। तो ये सीटें हैं और इन सीटों में, जैसे मैंने अभी एक बार क्लास में बताया था राज्यसभा के बारे में, कि राज्यसभा में SC ST की सीटों का आरक्षण नहीं रहता, जबकि लोकसभा में संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत SC ST की सीटों का आरक्षण दिया गया है। संविधान में लोकसभा के लिए SC की सीटें आरक्षित हैं और ST के लिए सीटें आरक्षित हैं, और यह आरक्षण की व्यवस्था 2020 में समाप्त हो रही थी। तो फिर एक संविधान संशोधन किया गया और वो यही संविधान संशोधन 104वें संविधान संशोधन, कई व्यवस्थाएं की गई। 104वें संविधान संशोधन में जहां एंग्लो इंडियन के पद को हटाया गया, वहां यह भी व्यवस्था की गई कि लोकसभा में SC ST सीटों का आरक्षण का अवधि अब 2030 तक बढ़ा दी गई। मतलब ये सीटें SC ST की सीटें अब किस साल तक रहेंगी, 2030 तक इसी प्रकार आरक्षित रहेंगी और उस 2030 के बाद फिर इस पर विचार किया जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है, लोकसभा के सदन का कार्यकाल। जब हम सदन की बात करते हैं, इसका मतलब हाउस की बात कर रहे हैं। हाउस का मतलब इस टाइप से, जो मैंने ये स्पीकर बैठते हैं, यहाँ सीटें आपकी लगी होती हैं, इधर भी होती, एक तरफ सत्ता पक्ष के लोग बैठते हैं, एक तरफ विपक्ष के लोग बैठते। तो इसमें सदन का कार्यकाल कितना है, सदन का मतलब हाउस। सदन का कार्यकाल 5 वर्ष होता है। भारत की संसद का जो कार्यकाल है वो लोकसभा का कार्यकाल कितना है, 5 वर्ष। लेकिन इसकी 2 खास बातें और ध्यान रखेंगे। यहाँ पर जो कार्यकाल 5 वर्ष है, लेकिन अगर इमरजेंसी
का दौर है, मतलब इमरजेंसी डिक्लेयर हो चुकी है, तो लोकसभा का कार्यकाल 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है। मतलब उस समय लोकसभा का कार्यकाल कितना हो जाएगा, 6 वर्ष किया जा सकता है, जब इमरजेंसी की स्थितियां होंगी, यानी आपातकाल लागू होगा। और साथ साथ एक बात यह भी है कि लेकिन अगर मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को यह परामर्श दे कि लोकसभा को 5 वर्ष से पहले ही भंग कर दिया जाए, तो राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद के परामर्श पर लोकसभा को 5 वर्ष से पहले भी भंग कर सकता है। मतलब इसका कोई फिक्स ऐसा नहीं कह सकते। सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष है, आपातकाल में बढ़ाया जा सकता है, और मंत्रिपरिषद के सिफारिश पर राष्ट्रपति से पहले भी भंग कर सकता है। अब यहाँ पे देखेंगे सदस्यों का कार्यकाल। सदस्यों का कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक रहता है, तो सदस्यों का कार्यकाल भी 5 वर्ष होता है। सदस्यों का कार्यकाल कितना, 5 वर्ष। अगर आपातकाल की स्थिति होगी तो ये भी इनका कार्यकाल 6 वर्ष हो जाएगा। लोकसभा के कार्यकाल तक ये रहते हैं। अब आता है सदस्यों का चुनाव। लोकसभा के सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? लोकसभा के सदस्य जनता का हाउस कहलाते हैं। लोकसभा जनता को रिप्रेजेंट करती है, इसलिए भारत में लोकसभा के सदस्यों का चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। प्रत्यक्ष मतलब निर्वाचन का मतलब है कि लोकसभा के सदस्यों को वोट जनता देती है। ऐसे लोग जिनका निर्वाचक नामावली में नाम है और वयस्क मत हो चुके हैं, वो वोट करते हैं। हमारे यहाँ पे वयस्क मताधिकार की पहले व्यवस्था 21 वर्ष मानी जाती थी कि जो व्यक्ति 21 साल के हैं वही वोट दे पाएंगे। लेकिन 61वें संविधान संशोधन किया गया, भारतीय संविधान में एक 61वां संविधान संशोधन किया गया। उसमें यह व्यवस्था कर दी गई कि अब मतदान की आयु 21 से घटाकर कितनी कर दी गई, 18। अब लोकसभा में मतदान करने वाले लोग 18 साल के लोग वोटर होंगे, तो जनता इन्हें वोट करके इन्हें सदन में भेजती है। चूंकि ये जनता के द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं, इसलिए ये लोक जनता का प्रतिनिधित्व भी करते हैं, इसलिए लोकसभा को लोक सदन भी कहा जाता है। सदस्यों के निर्वाचन की योग्यता। लोकसभा के सदस्य के निर्वाचन होने की योग्यता क्या है? तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखेंगे, इसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है, सामान्य सी योग्यताएं हैं कि जैसे पहली कंडीशन भारत का नागरिक होना चाहिए, दूसरा कंडीशन है कि 25 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। वो व्यक्ति जिसकी आयु 25 साल की हो चुकी होगी वही इसमें इलेक्शन के लिए एप्लीकेबल हो सकता है, और लाभ के पद पर न हो। लाभ के पद का मतलब होता है कि कोई बहुत सैलरी, वेतन या सरकारी राजकोष से पैसा प्राप्त न करता हो। और यहाँ पर ध्यान रखना यह है कि लाभ का पद क्या है, ये तय करने का अधिकार संसद का है। संसद ही व्यवस्था बनाकर बता सकती है कि ये पद लाभ के पद माने जाएंगे, तो बस वो व्यक्ति लाभ के पद पर नहीं होगा तो इलेक्शन लड़ सकता है। अब बात आती कि इलेक्शन लड़ने के बाद जो सदन जीत जाता है तो वो सदस्य कहलाएगा, उसे हम सांसद कहेंगे। अगला यहाँ पे टॉपिक है लोकसभा का कोरम या गणपूर्ति। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोकसभा का कोरम क्या होता है, गणपूर्ति क्या होती। लोकसभा हो या कोई भी चीज, यहाँ पर कोरम का जो गणपूर्ति का मतलब है सदस्यों की वह न्यूनतम संख्या जो कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक हो। मतलब कहने का है, जब स्पीकर सदन में आता है तो सबसे पहले वो देखता है क्या लोकसभा में उतने सदस्य मौजूद हैं जो सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए पर्याप्त हैं। तो सदन की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए जो सदस्यों की संख्या पर्याप्त होती है वह न्यूनतम सदस्य संख्या कोरम कहलाती है। अब कोरम होता कितना है? संसद के कुल सदस्य संख्या, उस सदन के कुल सदस्य संख्या का 1/10 भाग। ठीक है, 10 सदस्य, मतलब अगर हम ये कहें 1/10 10 भाग किसका? कुल सदस्य संख्यों का। कुल सदस्य संख्यों का आप इसे ऐसे कह सकते हो, कुल कुल सदस्यों का 1/10वां हिस्सा भाग। अगर जितने भी सदस्य हैं, मान लेते 500 सदस्य हैं, तो 500 सदस्य का 10वां हिस्सा कितना हुआ? 50। तो कोरम कितना हो जाएगा? 50। 550 सदस्य हैं तो उसको 10 से भाग कर देंगे तो कोरम कितना हो जाएगा? 55। तो 55 वह न्यूनतम सदस्य संख्या है जिससे कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए आवश्यक है। इसे हम गणपूर्ति या कोरम कहते हैं। और ये दोनों सदनों की अलग अलग है। लोकसभा की कोरम अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/10 है, राज्यसभा का कोरम अपनी कुल सदस्य संख्या का 1/10 होता है। अब यहाँ पे तो कोरम हम लोगों ने गणपूर्ति सीख लिया। लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य, ये भी ध्यान रखेंगे, लोकसभा की 2 बैठकों के मध्य 6 माह का अंतर, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। लोकसभा के सेशन होते हैं, सत्र होते हैं, जैसे बजट सत्र है, मानसून सत्र है, और ऐसे इसका मतलब वहां पे बैठकें होती हैं। तो लोकसभा की जो सत्र होंगे, बैठकें होंगी, तो किसी भी 2 सत्रों के बैठकों के मध्य, जैसे आज बैठक खत्म हुई तो अगली बैठक निश्चित तौर पे 6 माह के पहले ही प्रारंभ होगी। 6 माह से ज्यादा का अंतर नहीं हो सकता। ठीक है, ये संविधान के अनुच्छेद 85 में दिया गया है कि लोकसभा के सदस्यों के 2 बैठकों की मध्य का आकार जो है 6 माह से अधिक नहीं हो सकता। अब यहाँ पर एक बात है और कि लोकसभा
के बारे में ये बेसिक बातें हैं। तो कुछ और बातें, जैसे लोकसभा की अध्यक्षता कौन करेगा, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करेगा, जिसे हम स्पीकर भी कहते हैं। लोकसभा के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है, तो लोकसभा के सदस्यों को शपथ प्रोटेम स्पीकर दिलाता है। कौन दिलाएगा, प्रोटेम स्पीकर, प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर जो होता है, इसको लोकसभा की पहली बैठक के दिन, जब नवगठित लोकसभा आती है तो उसकी जो पहली बैठक होती है, तो उसमें एक सदस्य को, जो सीनियर मोस्ट सदस्य होता है, उसको राष्ट्रपति अपॉइंट करते हैं, इसलिए कि वह लोकसभा के सारे सदस्यों को शपथ दिला सके। तो प्रोटेम स्पीकर क्या है, लोकसभा के सदस्यों को शपथ दिलाता है। ये हो गया लोकसभा के शपथ के बारे में। अब एक चीज और समझ लीजिए, लोकसभा के भी कुछ विशेषाधिकार हैं। लोकसभा के अगर हम देखें तो लोकसभा के भी कुछ विशेषाधिकार पाए जाते हैं। उन विशेषाधिकारों में ये है कि लोकसभा, देखिए विशेषाधिकार क्या है। पहला विशेषाधिकार अगर हम कहें, विशेषाधिकार, विशेषाधिकार, लोकसभा का अगर हम विशेषाधिकार देखें तो लोकसभा का पहला विशेषाधिकार यह है कि परिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। लोकसभा के प्रति उत्तरदायी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक तौर पर उत्तरदायी होते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि मंत्रिपरिषद कब तक अस्तित्व में रहेगी, मंत्रिपरिषद तब तक अस्तित्व में रहेगी जब तक लोकसभा का उसे विश्वास प्रस्ताव है प्राप्त है। अब यहां देखिए, विश्वास प्राप्त का मतलब दूसरा विशेषाधिकार यह है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल और केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। मंत्रिपरिषद को हटाने के लिए जो अविश्वास प्रस्ताव है वो केवल और केवल कहां लाया जाएगा, लोकसभा में ही लाया जा सकता है। ये उसका विशेषाधिकार है। दूसरा, बजट, हमेशा बजट की शुरुआत या बजट का सबसे पहले प्रस्तुतिकरण कहां किया जाएगा, लोकसभा में किया जाता है। ये भी उसका विशेषाधिकार है। एक और विशेषाधिकार ये है कि धन विधेयक सदैव और सदैव लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राज्यसभा में नहीं। राज्यसभा धन विधेयक को मात्र 14 दिन तक ही अपने पास रोक सकती है। धन विधेयक के संबंध में लोकसभा की असीम शक्ति मानी जाती है और इसलिए लोकसभा में रखा जाता है क्योंकि यह जनता का प्रतिनिधित्व करता है और धन जनता के टैक्स से ही प्राप्त होता है। तो जनता के ही प्रति उत्तरदायी होने के कारण धन विधेयक सदैव लोकसभा में ही पेश किया जाता है। तो ये जो लोकसभा के बारे में बातें हैं हमने बेसिक तौर पे आज आपको बताया। इसके बाद लोकसभा की कार्य प्रक्रिया यानी संसद की कार्य प्रक्रिया पे हम लोग एक नई क्लास करेंगे, आगे क्लास करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना सा, धन्यवाद।